गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का फर्स्ट यूनिट जो चल रही थी उसमें गुरुत्वाकर्षण का फर्स्ट लेक्चर हो गया था। आज हम गुरुत्वाकर्षण के सेकेंड लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण की विशेषताओं से। गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो हम आपको बता ही चुके थे कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उन दो पिंडों में से अगर कोई एक पृथ्वी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बोलेंगे। तो आज हम गुरुत्वाकर्षण के बल की क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। आज हम गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का पहला क्या है, यह परिमाण में बराबर होते हैं परंतु इनकी दिशाएं क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, दिशाएं इनकी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। यह एक केंद्रीय बल है, एक सेंटर फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, सेंटर फोर्स है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, अन्य कई कंडीशन। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी ये बल परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशाएं इनकी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। यह एक केंद्रीय बल है। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किसी अन्य पिंड की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। माना कि दो कोई पिंड हैं, उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, अगर यहाँ कोई तीसरा पिंड आ जाता है तो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि बल कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तीसरे पिंड की उपस्थिति से कोई प्रभावित नहीं होता है या निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है एक संरक्षी बल है, इसके द्वारा किया गया क्या, मार्ग की लंबाई पर क्या है, निर्भर नहीं करता है। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण बल में हमने क्या क्या देखा, यह परमाणु बराबर होते हैं लेकिन दिशाएं कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। यह एक क्या है, सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और यह इसके पास उपस्थित किसी अन्य पिंड की उपस्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। यानी किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य पिंड की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यह एक संरक्षी बल है और यह क्या है, दीर्घ का बल है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस की बहुत दूर तक ये कार्य करता है। काफ़ी लंबी दूर तक पिंडों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। यह एक दीर्घ बल है। अब हम गुरुत्व बल और स्थिर वैद्युत बल में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। गुरुत्व बल और स्थिर वैद्युत बल में क्या अंतर है। तो अगर पहली बात करें तो गुरुत्व बल एक क्षीण बल है, यानी कमजोर बल है, जबकि स्थिर वैद्युत बल क्या है, प्रबल बल है। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण की विशेषताएं आ जाए तो पाए मार्कर में तो आप आराम से लिख सकते हैं। ऊपर हम 5-6 पॉइंट डिस्कस करके आए हैं। और 3 मार्कर में गुरुत्व बल और स्थिर वैद्युत बल में आपसे अंतर पूछ सकते हैं, तो 3 पॉइंट के माध्यम से आप आराम से समझा सकते हैं। पहला, यह अत्यंत क्षीण बल है और स्थिर वैद्युत बल कैसा है, प्रबल, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बल है ना। गुरुत्व बल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है लेकिन स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। गुरुत्व बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्व बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा, जबकि स्थिर वैद्युत बल जो होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यानी आकर्षण भी हो सकता है और उनमें प्रतिकर्षण हो सकता है, एक दूसरे को अपोजिट उनमें एक फोर्स कार्य कर सकता है। आकर्षण का मतलब होता है ये दो पिंड हैं एक दूसरे को और आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब होता है ये दो पिंड है, इन दोनों में क्या होता है, एक दूसरे से बनती नहीं है, झगड़ा होता है। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कोई इनका कनेक्शन ना होना, है ना, आपस में ना बनना, इसे ही बोलते हैं प्रतिकर्षण शुद्ध हिंदी में। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था कि गुरुत्व बल क्षीण बल है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। स्थिर वैद्युत बल प्रबल बल है, माध्यम पर निर्भर करता है और आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। इसलिए जब हम अंतर लिखते हैं तो हम 3 बिंदुओं के माध्यम से भी लिख सकते हैं, यहाँ आधार प्रदान कर सकते हैं, यहाँ जिसमें भी डिफरेंस लिख रहे हैं उनको लिख सकते हैं। तो पहला आधार हमने देखा कि क्षीण या प्रबल है, तो यहाँ लिख देते हैं ये क्षीण, सिर्फ क्षीण लिख कर भी काम चल सकता है, क्षीण और प्रबल। और यहाँ लिखेंगे माध्यम, तो निर्भर नहीं और निर्भर।
10 शब्दों में आराम से आपका काम हो जाता है। प्रकृति, केवल आकर्षण, आकर्षण पथकर्षण हो गया। इस तरीके से हम क्या है ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हम गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। जब बात गुरुत्वाकर्षण की आती है तो उससे संबंधित कोई भी टर्मिनोलॉजी छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ हर बिंदु को समाहित करने की कोशिश की है। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करती है? अनुभव करती है। मान लो ये कोई वस्तु है, इसके चारों ओर का क्या सराउंडिंग एरिया है, ठीक है। अब यहाँ जो जो वस्तु रखी होंगी वो क्या करेंगी? आकर्षण बल का इसकी तरफ क्या करेंगी? अनुभव करेंगी। तो ये पूरा एरिया ही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित प्रत्येक बिंदु गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उसे बोलते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र। अब हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय बल क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे, है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी I=F/m। यदि यह m का मान 1 हो तो I/F के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश, वेक्टर यूनिट, है ना। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। आराम से न्यूटन प्रति किलोग्राम होगा क्योंकि I=F/m है। F न्यूटन होता है, m किलोग्राम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति किलोग्राम। कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। विभव सूत्र होता है m⁻0 l⁻1 t⁻−2। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। यह एक सदिश राशि है। न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका क्या है? मात्रक है। विभव सूत्र m⁻0 l t⁻−2 होता है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसका मान हो जाएगा I=Gme/re²। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम गुरुत्वीय विभव के बारे में जानेंगे कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अगर हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं तो उसमें जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसको ही क्या बोलेंगे? हम गुरुत्वीय विभव बोलेंगे। मान लीजिए ये अनंत हो गया, यानी काफ़ी लंबी दूरी हो गई। अब हम अपने गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक उस वस्तु को ला रहे हैं, तो यहाँ तक लाने हमने जो कार्य किया है उसे ही हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय विभव बोलेंगे। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? गुरुत्वीय विभव होता है। अनंत पर गुरुत्वीय विभव क्या है? शून्य माना जाता है। और गुरुत्वीय विभव सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अनंत पर गुरुत्वीय विभव क्या होता है? शून्य माना जाता है और गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है, यानी V=W/m। गुरुत्वीय विभव क्या है? एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी स्केलर यूनिट है ये। विभव सूत्र m⁻0 l⁻2 t⁻−2 होता है। मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। तो गुरुत्वीय विभव अदिश राशि है। विभव सूत्र m l⁻2 मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव की बात करें तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव होता है V=-Gme/re। क्योंकि गुरुत्वीय विभव हमेशा ऋणात्मक होता है इसलिए इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, -Gme/re। जहाँ me जो है पृथ्वी यानी अर्थ का द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। re पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव हो गया V=-Gme/re। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान है, r रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर बात करें और उसमें भी r अगर कैपिटल R से बड़ा हो तो गुरुत्वीय विभव हो जाएगा V=-Gme/r। यानी आपके लिए अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का बारे में बताएं, उसका सूत्र निगमित करें, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अगर हम अनंत से किसी वस्तु को किसी बिंदु तक लाते, मान लो यहाँ से यहाँ तक लाया ना, तो इसमें विस्थापित करने हमने जो कार्य करेंगे उसे बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी हमने उसकी स्थितिज ऊर्जा में गुरुत्व के सापेक्ष क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो उसे बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र जो होता है, फॉर्मूला होता है U बराबर 1 मिनट
U इक्वल टू माइनस Gm/m/r। यहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m उस पिंड का द्रव्यमान है और r क्या है, त्रिज्या है, दूरी है। अगर हम अनंत दूरी की बात करें तो वहाँ जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होगी, क्योंकि दूरी जब अनंत हो जाए तो किसी चीज़ में हम अनंत का क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तो उसका मान हो जाता है शून्य। ठीक है। किसी निश्चित दूरी पर ऊर्जा ऋणात्मक होती है। किसी निश्चित दूरी पर क्या होती है, ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ऊर्जा का जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका महत्तम मान शून्य होता है। महत्तम मान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें पहले से ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है, और कोई भी संख्या आई तो वो नेगेटिव में रहेगी, और शून्य से कहीं ना कहीं जो माइनस की संख्या होती है वो क्या होती है, छोटी होती हैं। तो जब जीरो होता है उसका ना कोई नेगेटिव होता है ना उसका पॉजिटिव होता है, तो जीरो इसका क्या होगा, मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। यह कभी क्या है, धनात्मक नहीं होती। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, कभी धनात्मक नहीं होती है। आकर्षण क्षेत्र में स्थित ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और प्रतिकर्षण क्षेत्र में क्या होती है, धनात्मक होती है। आकर्षण क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, माइनस, नेगेटिव, जबकि प्रतिकर्षण क्षेत्र में कैसी होती है, पॉजिटिव, धनात्मक होती है। ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन को देखेंगे कि जब हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी से तो क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी से नीचे जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो जी का मान पृथ्वी तल पर किसी एक बिंदु पर तो नियत रहता है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जब हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि कैपिटल जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कैपिटल जी का मान हर स्थान पर समान रहता है, जबकि स्मॉल जी का मान प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है, अलग अलग होता है। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। इसके लिए फॉर्मूला है GH इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h/r। यानी पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाओ या फिर आप सतह की गहराई में जाओ, आपको जी का मान कम ही मिलेगा। तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर GH इक्वल टू जी के ब्रैकेट में 1 - 2h/r। इस स्थिति में क्या होता है, R S से क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर हम पृथ्वी सतह से नीचे जा रहे हैं, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रही है पृथ्वी और नीचे की ओर जा रहे हैं, तब भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। जिसके लिए फॉर्मूला है GD इक्वल टू डी गहराई के लिए इंडिकेट किया जा रहा है और H हाइट को इंडिकेट कर रहा है। तो GD इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - D/r। ठीक है। पृथ्वी के अगर केंद्र की बात करें तो पृथ्वी केंद्र पर जो गहराई या ऊंचाई होगी वो dr के बराबर होगी, और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ जी में क्या परिवर्तन होता है, इसे भी हम देखेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ जी में परिवर्तन, अगर हम लैम्डा अक्षांश की बात करें तो वहाँ जी का मान क्या होगा, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा यहाँ अक्षांश यानी किसी कोण को दर्शा रहा है, 60 डिग्री 65 डिग्री जितना भी हो, तो ओमेगा पृथ्वी का क्या है, यहाँ कोणीय वेग है। अगर ये फॉर्मूले के अनुसार अगर हम देखें तो ध्रुवों पर लैम्डा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और cos 90 का मान होता है 0। तो इस स्थिति में GP इक्वल टू जी हो जाएगा। यानी ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, महत्तम होता है, 9.8 के लगभग होता है। समझ में आया आपको। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि GP इक्वल टू जी माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस का 90 में मान 0 होता है, तो ये हट गया पार्ट, 0 हो गया, तो GP इक्वल जी हो गया। यानी ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है। अब हम देखते हैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर लैम्डा होगा 0। विषुवत रेखा पर कोई कोण ही नहीं है, कोई वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ कोई कोण ही नहीं है, वो तो ऊपर इधर उधर जाएगी तब तो कोण बनेगा। आप ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये क्या होगी, विषुवत रेखा हो गई। ये तो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये देशांतर रेखा होती है। ठीक है। अब कोई वस्तु विषुवत रेखा पर ही रखी है तो उसके लिए कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। उससे ऊपर हटेगी तब तो कोण का मान बढ़ेगा। तो जब कोण का मान 0 डिग्री होगा तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जी विषुवत रेखा पर जी का मान जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर विषुवत रेखा का मान ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, मिनिमम यानी कि न्यूनतम होता है। ओके।
यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के पृष्ठ घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर घूमना ही बंद कर देगी तो फिर जी का मान ध्रुवों के अलावा हर जगह क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के आकार का जी के मान में क्या परिवर्तन होता है कि अगर हम ध्रुवों पर जी के मान से विषुवत रेखा पर जी के मान को घटाएं तो 1.8 के लगभग हमको मान प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ओके, अब हम देखेंगे पलायन वेग कि पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम होता है जिसको प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। यानी आपको पलायन वेग दे दिया जाए तो आप पृथ्वी के वायुमंडल से क्या है, आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे, उसको छोड़ जाएंगे। यानी ऐसा न्यूनतम वेग, ऐसा मिनिमम वेलोसिटी जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड वापस पृथ्वी पर नहीं लौटता है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं हम पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v = √2gr। अगर हम जी का मान यहाँ रख देंगे तो जी का मान क्या होता है, जी स्मॉल जी का मान होता है gm/r², है ना। तो ऊपर वाले आर से एक आर कट जाएगी, इसलिए फिर हो जाएगा इसका √2 gm/r। स्मॉल जी कितना होता है, gm/r²। इसके जो ऊपर वाले आर से एक पावर इसकी कट जाएगी तो 2 gm/r हो जाएगा। भी जो है पिंड के आकार, यानी जो पलायन वेग है पिंड के आकार पर, आकृति पर, द्रव्यमान पर और प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग का नाम जो मान होता है ना तो पिंड के आकार पर निर्भर करेगा, न पिंड की आकृति पर निर्भर करेगा, न पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और न उसकी प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करेगा। ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 2.4 किलोमीटर तक वो गति कर सकता है। अब हम देखेंगे कि उपग्रह क्या होते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह क्या होता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा, मून। ठीक है, आप सब भी अपने चांद को देखते होंगे। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक यानी जो नेचुरल होते हैं और दूसरा होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक में चंद्रमा जैसे पृथ्वी का उपग्रह हो गया, किसी ने बनाया थोड़ी है चंद्रमा को। और कृत्रिम उपग्रह में आगे हमारे आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, है ना, ये हो गए मानव निर्मित उपग्रह। तो ऐसे उपग्रह जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं वो प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं, जैसे कि चंद्रमा। और ऐसे उपग्रह जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उनको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह, जैसे कि आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, भास्कर इत्यादि, है ना। उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर, कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं हम, कक्षीय वेग बोलते हैं। ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा उसका चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा जिस वेग से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसे चंद्रमा का क्या बोलेंगे, कक्षीय वेग बोलेंगे। कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं, उस उपग्रह का कक्षीय वेग बोलते हैं। कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है v ऑर्बिटल = √gr, है ना। जी गुरुत्वीय त्वरण है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी पर जो कक्षीय वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का कक्षीय वेग क्या माना जाएगा, यानी पृथ्वी का कोई भी उपग्रह चक्कर लगाएगा तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से लगाएगा। पृथ्वी पर कक्षीय वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो व्यू है ना वो उपग्रह के आकार, आकृति, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। न तो पलायन वेग आकार पर निर्भर करे, ना ही कक्षीय वेग आकार, आकृति पर निर्भर करे, है ना। जबकि कक्षीय वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। व्यू ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। ओके, ये क्या करता है, ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या और कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ओके, हम अगला देखेंगे। एक ही कक्षा में स्थित
दो भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग क्या होता है? समान होता है। जब ये द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है तो इनका कक्षीय वेग भी क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो एक ही कक्षा में अगर दो उपग्रह हैं तो उनका कक्षीय वेग क्या होगा? समान होगा। अब हम कक्षीय वेग और पलायन वेग के बीच क्या देखते हैं? संबंध देखते हैं। कक्षीय वेग होता है हमारा वीओ, पलायन वेग होता है बी। तो वीओ होता है √GR और बी होता है √2GR। तो अगर हम GR की जगह पे हम किसको रिप्लेस कर देंगे? वीओ से रिप्लेस कर देंगे तो बी हो जाएगा √2VO। यानी कक्षीय वेग पलायन वेग इक्वल टू हो जाएगा कक्षीय वेग का √2 गुना। V0 क्या था? √GR था, है ना। तो V क्या था? √2GR, ऐसे, है ना। तो ये GR की जगह हम क्या रख दे रहे हैं? यहाँ VO रख दे रहे हैं। तो VE हो गया √2V0। यानी हमारा पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अब हम बोलेंगे उपग्रह के आवर्तकाल के बारे में। उपग्रह की चारों ग्रह की चारों अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में लगा समय, उपग्रह ग्रह के चारों जितने समय में चक्कर लगाता है उसी को हम ग्रह का आवर्तकाल बोलते हैं। मान लो पृथ्वी हो गई और चंद्रमा के चारों जितने समय में एक चक्कर पूर्ण करता है उसे चंद्रमा का आवर्तकाल बोलेंगे। तो ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? उपग्रह का आवर्तकाल कहलाता है। ओके। उपग्रह के आवर्तकाल का फॉर्मूला है T = 2π√R+H⁻³ अगर G की जगह हम ये वैल्यू रख दें G/R² तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है। पृथ्वी की अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के लिए अगर कोई उपग्रह जो है पृथ्वी के बिल्कुल पास में ही चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए R+S = R होगा और इस स्थिति में आवर्तकाल 84.6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 84.6 मिनट हो जाएगा। अब हम देखेंगे बंधन ऊर्जा के बारे में। पृथ्वी की परिक्रमा करते उपग्रहों को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है? उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई भी उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और अब वो अपनी कक्षा छोड़कर जाना चाहता है तो उसके लिए उसे जो ऊर्जा चाहिए होगी उसे क्या बोलेंगे? हम बंधन ऊर्जा बोलेंगे। यानी पृथ्वी की परिक्रमा करते उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 GME/r, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M पृथ्वी का द्रव्यमान है, M उस उपग्रह का द्रव्यमान है और R क्या है? दूरी है। ठीक है। भूस्थिर उपग्रह और संचारी या तुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं ये देखते हैं। यानी ऐसे कृत्रिम उपग्रह है जिनका परिक्रमण काल क्या होता है? इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ये पृथ्वी का परिक्रमण काल अगर 24 आवर है तो इनका भी 24 आवर ही होता है। इसलिए इनको हम भूस्थिर तुल्यकालिक उपग्रह बोलते हैं। संचार के लिए यूज किए जाते हैं इसलिए इनको हम संचारी उपग्रह ही बोलते हैं। यानी ऐसे कृत्रिम उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है वे भूस्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। ये अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ही परिक्रमा करती है। चूँकि इन उपग्रहों का यूज संचार में किया जाता है, कम्युनिकेशन में किया जाता है, इसलिए इनको संचारी उपग्रह भी कहा जाता है। ये पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और भूतुल्यकालिक उपग्रह जो होते हैं इनकी कक्षा को हम पार्किंग कक्षा कहते हैं। इनकी कक्षा क्या कहते हैं? हम पार्किंग कक्षा कहते हैं। अब हम देखेंगे ध्रुवीय उपग्रह के बारे में। वे उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा पोलर ऑर्बिट इन ध्रुवीय कक्षा में करते हैं उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय कक्षा उस कक्षा को कहते हैं जो पृथ्वी के विषुवतरेखीय तल के क्या होती है? लंबवत होती है। पृथ्वी के विषुवतरेखीय तल के लंबवत कक्षा को हम ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। ऐसे उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? सौर तुल्यकालिक होते हैं। एक अकेला ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के 100% भाग को छायांकित कर लेता है। ध्रुवीय उपग्रह होते हैं सौर तुल्यकालिक। एक अकेला जो ध्रुवीय उपग्रह होता है वो पृथ्वी के 100% भाग को छायांकित कर लेता है। इन उपग्रहों का जो उपयोग है बादलों के छायाचित्र लेने, कॉस्मिक एवं सौर विकिरण के अध्ययन करने, पृथ्वी के वायुमंडल की
ऊपरी परतों के अध्ययन करने, वायुमंडल से संबंधित आंकड़े, डाटा एकत्रित करने, ओजोन की परत और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में बने छिद्र का अध्ययन करने में इनका यूज किया जाता है। इन ध्रुवीय उपग्रहों का यूज किया जाता है कॉस्मिक किरणों, सौर किरणों के अध्ययन में, रिसर्च में, बादलों के छायाचित्र में, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन करने में, वायुमंडल से संबंधित आंकड़े एकत्र करने में, ओजोन की परत और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में बने छिद्र का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रहों का यूज किया जाता है। तो आज हमने गुरुत्वाकर्षण के बचे हुए टॉपिक कवर किया है। हमने गुरुत्वाकर्षण के लगभग सभी बिंदुओं के साथ समाहित किया है, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रश्न है जो आपके पेपर में बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से एकदम सटीक आपको रणनीति भी बताइए कि आप किस तरीके से कम शब्दों में अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हर शब्दावली को हमने कवर किया है, जिससे आपका पेपर 3 का कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं जाएगा। हमने पूरा प्रयास किया है समझाने का आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपके लिए भी खुला हुआ है। बाकी में व्यक्ति स्वतंत्रता आप सभी को है ना। तो आप बड़े रिस्पेक्टफुली अपने प्रश्नों को वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है फीडबैक ज़रूर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, है ना। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को सकारात्मक वे में लेकर चलें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।